आप सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक भूगोल के अध्याय नंबर 4, जिसका नाम है जलवायु। आज इस पाठ के अंतर्गत हम भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली जलवायु और मौसम संबंधी घटनाओं के बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि जो जलवायु है उसके निर्माण में कौन से कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभी पिछले अध्यायों में हमने भारत की आकार और स्थिति, उसका भौतिक स्वरूप, उसका अपवाह तंत्र यानी कि नदियों के बारे में जाना। स्थलाकृतियों और अपवाह के साथ किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण को समझने के लिए एक और महत्वपूर्ण तत्व की आवश्यकता होती है, और उस तीसरे महत्वपूर्ण तत्व का नाम है जलवायु, जिसे अंग्रेजी में हम क्लाइमेट कहते हैं। हम सभी जिस परिवेश में रहते हैं उस परिवेश में हम बदलते हुए मौसम को देखते हैं। जैसे जब दिसंबर और जनवरी का महीना आता है तो लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं। जब मई जून का महीना आता है तो लोग सूती वस्त्र पहनना शुरू कर देते हैं। कुछ महीने ऐसे होते हैं, जुलाई से लेकर के अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक वर्षा होती है। कुछ महीने ऐसे होते हैं जो बहुत गर्म होते हैं, जैसे मई और जून का महीना। अब हमारे पास प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों है, ऐसा किस कारण होता है। ऐसा होता है किसी भी क्षेत्र की जलवायु के कारण। किसी भी क्षेत्र की जलवायु के कारण किसी भी क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की मौसमी परिवर्तन को, ऋतु परिवर्तन को अगर हम देखते हैं तो उसके पीछे उस क्षेत्र की जलवायु बहुत महत्वपूर्ण कारक के रूप में काम कर रही होती है। इस पाठ के जरिए हम ये समझेंगे कि जलवायु कहते किसे हैं। यदि हम किसी विशाल क्षेत्र में एक बहुत लंबी अवधि में मौसम की अवस्था, उसकी विविधता, उसकी अवस्था, उसकी विविधता को अगर जोड़ लें, क्या कर लें, जोड़ लें, तो उसे जलवायु कहते हैं। अब जैसे भारत है, इसमें बहुत लंबे समय तक भिन्न भिन्न प्रकार की मौसम की विविधताएं हैं। अगर हम पश्चिमी क्षेत्र में चले जाएंगे तो ग्रीष्म ऋतु लंबी होती है। अगर हम तटीय मैदानों में चले जाएंगे तो सारा साल मौसम सम रहता है। तो जो लंबी अवधि हम लेंगे उस मौसम की, उसके लिए हम कम से कम कितने वर्ष लेंगे,
30 वर्ष, 1 वर्ष की जो मौसम विविधता है उसके बारे में अध्ययन नहीं करेंगे, बहुत लंबे समय की मौसम विविधता का हम अध्ययन करेंगे और उसका जो कुल योग होगा वो क्या कहलाएगा, जलवायु। कई बार हमें संशय होता है, हम मौसम और जलवायु को एक ही मान लेते हैं। मौसम और जलवायु को क्या मान लेते हैं, एक ही मान लेते हैं। जो मौसम हमारा होता है वो किसी क्षेत्र की एक विशेष समय की, मौसम क्या होता है, किसी क्षेत्र की एक विशेष समय की वायुमंडल की अवस्था बताएगा। किसी विशेष समय में एक क्षेत्र की वायुमंडल की अवस्था, अर्थात कोई विशेष समय, जैसे ग्रीष्म ऋतु का विशेष समय होता है, सर्दी ऋतु, वर्षा ऋतु, हेमंत, शिशिर, शरद ऋतु, बसंत ऋतु। तो ये कोई लंबा काल नहीं बताएगा हमें। मौसम और जलवायु में यही फर्क है। मौसम और जलवायु जो होती है वो एक बहुत लंबे काल को लेके निर्धारित की जाती है, जबकि जो मौसम होता है वो किसी एक विशेष समय के बारे में हमें वायुमंडल की अवस्था के बारे में बताता है। क्योंकि जो वायुमंडल है हमारा वो समय समय पर चेंज हो जाता है। जो मौसम है वो क्या हो जाता है, समय समय पर चेंज। क्यों? क्योंकि वायुमंडल के अंदर जो अक्षोभ मंडल, तापमंडल, वैसे मौसमी जो घटनाएं हैं वो सबसे ज़्यादा किसमें घटित होती है, अक्षोभ मंडल में। तो जो अक्षोभ मंडल है वो थोड़े थोड़े समय के अंतराल में कई बार क्या हो जाता है, बदल जाता है। इस प्रकार का जो बदलाव आता है उसे हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। जैसे मान लो अभी बहुत तीव्र गर्मी पड़ रही है, क्या पड़ रही है, बहुत तीव्र गर्मी पड़ रही है और अचानक बादल आ जाते हैं और बारिश कर देते हैं, मौसम क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। लेकिन जो जलवायु है उसके ऊपर इस बात का कोई भी इफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत लंबे समय की मौसम की विविध प्रकार की घटनाओं के संकुल से बनती है, उसके योग से बनती है, जो अपरिवर्तनकारी होती है। लेकिन बिल्कुल बहुत लंबे समय के बाद कई बार जलवायु में भी क्या आ जाता है, परिवर्तन संभव हो सकता है। अब बात आ जाती है जो हमारी जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये देखिए मैंने अभी आपको बताया भी था कि प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसके 3 मूल तत्वों में से 2 का हमने अध्ययन किया था। 2 कौन कौन से पढ़े थे हमने, अभी मैंने रिपीट किए थे, शथलाकृति और अपुआ। क्या पढ़ा था, शथलाकृति और अपुआ। तीसरा इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या आया, वायुमंडलीय अवस्था यानी कि जलवायु। अब जलवायु मैंने आपको बताई थी, किसी विशाल क्षेत्र की जो लंबी समय अवधि होती है उसमें 30 वर्ष से अधिक का हम समय लेते हैं। और जो मौसम होता है वो एक विशेष समय के अंदर एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। जो मौसम होता है और जो जलवायु होती है उसके निर्माण के अंदर कई तत्व क्या होते हैं, शामिल होते हैं। अब वो तत्व कौन कौन से हैं, एक तो है तापमान। अगर जहाँ का तापमान मध्यम रहता है 20 से लेकर के 24 डिग्री तक, इसका मतलब वहाँ की जलवायु कैसी होगी, सम, वहाँ का मौसम क्या होगा, ठंडा। सेकंड हमारे पास आता है वायुमंडलीय दाब। जिन क्षेत्रों में वायुमंडल का दाब क्या होता है, ज़्यादा होता है, वहाँ तो मौसम क्या रहता है, ठंडा, और वायुमंडलीय दाब जहाँ क्या हो जाता है, कम, और निम्न वायु दाब का क्षेत्र जहाँ बन जाएगा वहाँ मौसम क्या हो जाएगा, गर्म। उसके बाद है पवने। पवने कैसी बहती है, पवने 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है ठंडी पवन और एक होती है गर्म पवने। एक होती है महासागरीय जल धाराएं, जो महासागरों के ऊपर से नमी लेकर के चलती है, तो वो क्या होती है, ठंडी होती है। कुछ होती हैं व्यापारिक पवने,
कुछ होती है जेट वायु धारा पवने। तो इस प्रकार जो पवन होते हैं उसकी गति कैसी है, वो किस दिशा से किस दिशा में बह रही है। अगर वो स्थल से जल की ओर जा रही है तो गर्म है, और जल से स्थल की ओर आ रही है तो क्या होगी, वो ठंडी होगी। उसके बाद है आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब वायुमंडल में नमी की मात्रा कितनी है। नमी ज़्यादा है तो मौसम क्या रहेगा, शीत रहेगा, ठंडा रहेगा। नमी बहुत कम है तो मौसम क्या रहेगा, गर्म। और उसके बाद है वर्षण। जिन क्षेत्रों में वर्षा बहुत ज़्यादा होती है वहाँ का मौसम और वहाँ की जलवायु क्या होगी, ठंडी और नमी वाली। और जहाँ वर्षण कम होगा, जैसे कि थार के मरुस्थल में, जो भारत का कौन सा मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, वहाँ भारत की सबसे कम वर्षा होती है, 50 सेंटीमीटर से भी कम। तो वो क्षेत्र क्या होगा, गर्म मिलेगा आपको। तो ये वो रीजन्स हैं। उसके बाद जो मौसम की जो व्यवस्था होती है, जो मौसम की जो स्थिति होती है, वो दिन में भी कई बार बदल जाती है। एक दिन में भी क्या है, कई बार बदल जाती है। लेकिन फिर भी कई महीने और सप्ताह तक वायुमंडल की जो अवस्था होती है वो क्या रहती है, एक समान रहती है। अब दिन क्या होता है, जैसे दिन में ही देख लो आप, दिन क्या होगा, गर्म और ठंडा हो सकता है। ये देखिए, अगर आसमान बादलों से घिरा है या साफ है, आर्द्र और शुष्क हो सकता है। तो महीने के औसत वायुमंडल के आधार पर अगर हम कई वर्षों की निकालते हैं तो जलवायु आ जाती है, और अगर कुछ महीने की अगर हम औसत निकालते हैं तो उस आधार पर हम मौसम को किस में बांटते हैं, ऋतुओं में। जो ये हमने 6 ऋतुएं बनाई है भारत में, ग्रीष्म है, शरद है, वर्षा है, बसंत है, हेमंत है, शिशिर है। ये कुछ महीनों के अंदर मौसम की जो अवस्था होती है उसके आधार पर हमने बनाई है। अब इसी आधार पर, इसी मौसम और जलवायु के आधार पर हम विश्व को कई भागों में बांटते हैं। जलवायु में कई भागों में बांटते हैं। वो भाग कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा मैं नॉलेज के लिए आपको बता देता हूं यहां। जैसे उष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। ये वहाँ की जो जलवायु की जो अवस्था है और मौसम की जो अवस्था होती है उसके आधार पर जो हमें, उष्ण का मतलब गर्म, शीत का मतलब ठंडा, शीतोष्ण का मतलब ना बहुत ज़्यादा ठंडा और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म, और उपोष्ण का मतलब ठंडा और गर्मी के बीच सी का क्षेत्र होता है। ज़्यादा ठंडा नहीं कह सकते इसको हम, ज़्यादा क्या नहीं कह सकते, गर्म नहीं कह सकते। अब बात आती है कि हम अगर बात करें कि भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। इसको सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित करता है, मानसून। भारत की जो जलवायु है उसको कौन प्रभावित करती है, मानसून बहुत प्रभावित करती है। उस दृष्टि से हम कौन सी जलवायु कहते हैं, मानसूनी। और यदि हम अक्षांशीय आधार से देखें, भारत की जो अक्षांशीय जो आधार है या स्थिति है उसके आधार पर देखें तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, जो भूमध्य रेखा के समीप है। जो भूमध्य रेखा के क्या है, समीप है। तो जो कर्क रेखा है वो भारत को कितने 2 भागों में बांटती है, 2 समान भागों में, 2 समान भागों में बांटती है। तो 2 समान भागों में बांटती है तो उसका ऊपर का जो हिस्सा रहता है कर्क रेखा के उत्तर में, उसे तो क्या बोला जाता है, उत्तरी भारत। और इसके कहाँ रह जाता है, दक्षिण में, उसको क्या बोला जाता है, दक्षिणी भारत। तो दक्षिणी जो भारत है वहां पर जो मौसम है वो प्रायद्वीपीय भाग होने के कारण, 3 और जल से घिरा होने के बाद वहां की जो जलवायु है वो क्या रहती है, सम रहती है। और उत्तर भारत के अंदर थार का मरुस्थल है पश्चिम में, वर्षा बहुत कम होती है, यहां की जलवायु क्या रहती है, उष्ण रहती है। फिर यदि हम उत्तर में और ज्यादा ऊंचाई पे चले जाते हैं तो हिमालय में अगर जाएंगे तो वो क्षेत्र हिमालय का क्या है,
शीत कटिबंध में आता है, क्योंकि वहां पर कुछ पहाड़ियां ऐसी हैं जो सारा साल किससे ढकी रहती हैं, बर्फ से ढकी रहती हैं। तो ये देखिएगा भारत की जो जलवायु है वो कैसी है, मानसूनी जलवायु है। और अगर एशिया की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एशिया की, और मुख्यतः किसकी बात करें, दक्षिण एशिया की और दक्षिण पूर्व एशिया की, तो वहां भी मानसूनी प्रकार की क्या पाई जाती है, जलवायु पाई जाती है। अब हम दो महत्वपूर्ण तत्व कौन से हैं, एक तो तापमान और दूसरा क्या है, वर्षण को देखेंगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इसमें किस प्रकार की विविधता आती है। अगर हम भारत की बात करें, भारत के अंदर भिन्न भिन्न प्रदेश के अंदर, भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंदर ऐसी विविधता कैसी है, देखिए आप, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था जो मरुस्थल है वहाँ तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और बारिश वहाँ कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर से भी कम। अभी मैंने आपसे बात की थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हिमालय का जो हमारा पर्वत है, वहाँ पर पहलगाम एक जगह है, वहाँ पर जो तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस रहता है सारा साल। अगर जम्मू के द्रास में चले जाओगे तो वहाँ तापमान कितना रहता है, माइनस में चला जाता है, बहुत ज़्यादा क्या पड़ती है, ठंड पड़ती है। जबकि साउथ में तिरुवनंतपुरम में आए तो वहाँ पर तापमान कितना होता है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि ये भारत के क्षेत्र हैं जहाँ पर मौसम के अंदर बहुत ज़्यादा क्या मिलता है, परिवर्तन मिलता है। और बहुत से क्षेत्र तो ऐसे हैं, थार का मरुस्थल तो ऐसा है, दिन तो होता है वहाँ इतना गर्म 50 डिग्री सेल्सियस तापमान, और रात में वहीं पर तापमान कितना हो जाता है, 12 से 15 डिग्री। देखो दिन रात के तापमान में अंतर आ गया, दिन में तापमान वहाँ 50 डिग्री सेल्सियस, रात में तापमान वहाँ 12 से लेकर के 15 डिग्री। दूसरी जो बात आती थी, तापमान के बाद हम बात कर रहे हैं वर्षण की। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को तापमान के साथ साथ उसका वर्षण भी क्या करता है, प्रभावित करता है। वो देखिए आप, अगर वर्षण के दो रूप हैं, कितने रूप में बरसता है वर्षण, वर्षा के रूप में और हिम के रूप में। हिम के रूप में तो होता है बर्फ गिरती है सीधी, और वर्षा के रूप में क्या गिरती है, बूंदे गिरती है। क्या गिरती है, बूंदे गिरती हैं। अब अगर बात करोगे आप भारत की, तो अगर हम मेघालय चले जाएं तो वहां मासिन राम एक जगह है, कौन सी जगह है, एक मासिन राम भारत में, वहां विश्व की सबसे ज्यादा बारिश होती है। कितने सेंटीमीटर होती है, 400 सेंटीमीटर तक पूरे विश्व की सबसे ज्यादा बारिश होती है। और अगर इसी भारत की बात करें, अगर हम कहाँ चले जाएं, थार के मरुस्थल में, वहां बारिश कितनी होती है, कई जगह तो ऐसी है जहां 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। आप बताइए, दोनों ही क्षेत्र भारत में हैं, एक भारत के पूर्व में है, दूसरा भारत के किस में है, पश्चिम में। तो पूर्व की जलवायु है पश्चिम की जलवायु से क्या है, भिन्न है। उसके बाद में जो बारिश का मौसम है वो भी भिन्न है, जो बारिश का मौसम है वो भी क्या होता है, भिन्न है। अगर हम भारत के तटीय क्षेत्र को छोड़ दें, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, केरल है, तो बाकी का जो भारत है वहाँ जो मानसून की जो बारिश होती है वो कब से कब तक होती है, जून से लेकर के सितंबर तक, जून से लेकर के सितंबर तक होती है। जबकि तमिलनाडु के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो अक्टूबर और किस में होती है, नवंबर में होती है। ऐसे ही अगर हम भारत के किस भाग की बात करें, आंतरिक भाग की, भारत के अगर हम दो भाग कर लें, एक तो आंतरिक भाग, दूसरा कौन सा कर लें, तटीय भाग। जो आंतरिक भाग है वो ज़्यादा गर्म है और जो तटीय भाग है वो क्या है, ठंडे हैं। इतना फर्क है इनमें। देखो जो उत्तर भारत का जो मैदान है उसकी जो मात्रा है वर्षा की, वहाँ वो कहाँ से कहाँ घटती जाएगी, पूर्व से पश्चिम की ओर। पूर्व में बारिश ज़्यादा होगी, पश्चिम में हम राजस्थान हरियाणा पंजाब में चले जाएंगे तो वर्षा की मात्रा किसकी अपेक्षा कम होगी, असम अरुणाचल प्रदेश और बिहार और बंगाल की अपेक्षा। इसी प्रकार जो जलवायु की, तापमान की, मौसम की, वर्षण की जो विविधता है उसके कारण वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन में भी विविधता पाई जाती है। और जीवन में अगर विविधता पाई जाएगी तो उनका भोजन
उनके वस्त्र और उनके घर, इनमें विविधता मिलेगी आपको। इनमें क्या मिलेगी? विविधता। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट स्टार्ट होता है वो होता है जलवायुवीय नियंत्रण, कि जो जलवायु है उसको नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो उसको प्रभावित करने वाले 6 कारक है। पहला तो है अक्षांश। अभी मैंने आपको बताया था कि भारत जो है वो भूमध्य रेखा के समीप है, और भूमध्य रेखा जो है वो 0 डिग्री विषुवतीय अक्षांश है। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री विषुवत रेखा अक्षांश भी कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, और इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसके ऊपर सारा साल सूर्य की किरणें क्या पड़ती है? सीधी पड़ती है, क्योंकि पृथ्वी है गोल। ये जो अक्षांश है ये क्यों प्रभावित करता है? क्योंकि पृथ्वी है गोल। गोल होने की वजह से पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने सबसे ज्यादा रहेगा। तो कौन सा भाग रहेगा? ये बीच वाला, 0 डिग्री अक्षांश वाला। अगर हम 0 डिग्री अक्षांश से कहां चले जाएं? ध्रुवों पर चले जाएं, तो जैसे जैसे हम किसकी तरफ जाएंगे? 2 ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और ये तो कौन सा ध्रुव है? उत्तरी। और ये कौन सा है? दक्षिणी। उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएंगे अक्षांशों से, तो जो जलवायु उसमें परिवर्तन आता जाएगा, जो वायुमंडलीय दाब है उसमें परिवर्तन आता जाएगा, और मौसम क्या होता जाएगा? ठंडा। और अगर हम ध्रुवों पर पहुंच जाएंगे तो बिल्कुल ही क्या होगा? शीत। इससे आप समझ सकते हैं। तो अगर कोई क्षेत्र इस अक्षांश पे है, एक पे, इस एक दक्षिण पे है, तो ये स्थान ज्यादा गर्म होंगे। अगर कोई ध्रुव के नजदीक है तो क्या होंगे? ठंडे। तो जलवायु का क्या फर्क पड़ गया? ठंडी या गर्म। दूसरी जो बात हम करेंगे अक्षांश के बाद फिर है ऊंचाई। ऊंचाई के साथ साथ एक सबसे बड़ी जो बात होती है वो क्या होती है? वायुमंडल की जो सघनता होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। वायुमंडल की सघनता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। विरल जो है वो आ जाता है, जबकि तापमान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जैसे आप पहाड़ियों के ऊपर जाओगे तो पहाड़ियां में ठंडी क्यों मिलती है? ऊंचाई के कारण तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उसका रीजन बता देता हूं। सूर्य की किरणें पृथ्वी का जो सतल भाग है उसके ऊपर जब गिरती है तो सबसे पहले उसको गर्म करती है। वो उसको क्या करती है? सबसे पहले पृथ्वी की सतह गर्म होती है, फिर सतह के बाद अन्य जो सतला करती है वो गर्म होना शुरू कर देती है। जैसे यहाँ मकान बने हुए वो गर्म हो जाएंगे, यहाँ जो पेड़ पौधा बना हुआ है उसके आसपास का क्षेत्र गर्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा अत्यधिक ऊंचाई तक चले जाएं तो जो उष्मा वापिस स्थानांतरित हो रही है, पृथ्वी से टकरा करके वापिस किस में जा रही है? वायुमंडल में जा रही है। उसकी जो उष्णता होती है वो उस स्थान तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यानी कि पृथ्वी से अगर कोई चीज कितने मीटर की ऊंचाई पर है? 30 सेंटीमीटर की, और एक चीज है 6000 मीटर की ऊंचाई पे, तो जो 30 सेंटीमीटर या 30 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है वो तो क्या होगी? गर्म। और जो पृथ्वी से 6000 मीटर ऊंची है वो क्या होगी? ठंडी। क्योंकि जो उष्मा जो वापिस जाती है पृथ्वी से टकरा करके, जब सतल भाग गर्म हो जाता है तो वो उष्मा को क्या कर देता है? वापिस फेंक देता है, और इसी से वायुमंडल क्या होता है? गर्म होता है। तो जो वायुमंडल ज़्यादा नज़दीक होगा वो जल्दी गर्म हो जाएगा, और जो काफ़ी दूर होगा तो वहाँ तक उसकी उष्मा नहीं जा पाएगी। तो ऊंचाई का ये फर्क है, इसलिए तापमान में क्या आ जाती है? कमी। उसके बाद में अक्षांश हो गया, उसके बाद ऊंचाई हुआ, उसके बाद है वायु दाब और पवन तंत्र। अब किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर वायु दाब कम है, वायु दाब कम होगा जब कोई भी क्षेत्र क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। गर्म होके हवा क्या हो जाएगी? हल्की। गर्म होने पे हवा क्या हो जाएगी? हल्की। और हल्की हवा हमेशा क्या उठेगी? ऊपर। और दूसरी जो पास वाली हवा है वो उसका स्थान लेने के लिए आ जाएगी, फिर वो गर्म हो जाएगी, वो ऊपर उठती जाएगी। इस प्रकार हवा बहती है। और अगर वायु दाब क्या है? कम है, तो मौसम वहां क्या होगा? गर्म। जलवायु क्या मिलेगी वहां पर? उष्ण। दूसरी बात है पवन तंत्र। अभी मैंने आपसे बात की थी, अगर जेट वायु धारा गर्म चल रही है तो मौसम क्या होगा? गर्म। अगर समुद्रीय धारा अगर ठंडी है तो क्या होगा? मौसम है ठंडा। समुद्र का बहुत इफेक्ट पड़ता है।
समुद्र के पास जो सतल भाग होता है, मान लो ये समुद्र है, ये क्या है, समुद्र है, और ये सतल भाग है। इस पानी के पास में जो भाग होगा वो तो क्या होगा, ठंडा, और जो भाग यहां होगा वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। जो सतल भाग होगा, ऊंचाई वाला भाग होगा, पर्वतीय क्षेत्र होगा तो क्या हो जाएगा, ठंडा। लेकिन अगर वो सतल भाग है और वो समुद्र से क्या है, दूर है, तो इसका भी उसकी तापमान और उसकी जलवायु पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाएगी ये प्रभाव क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इस प्रकार बहुत से लोग क्या करते हैं, मौसमी अवस्था जो होती है उसको महसूस करते हैं, और इस अवस्था को क्या कहते हैं, महाद्वीपीय अवस्था। प्रत्येक महाद्वीप की जलवायु क्या है, अलग अलग है। गर्मी और सर्दी में बहुत अधिक क्या होता है, अंतर पाया जाता है। यहाँ गर्मी के अंदर बहुत गर्मी और सर्दी में बहुत सर्दी। उसके बाद में आती है धाराएं, जलवायु नियंत्रण का जो, इसी में हमारा जो अगला जो पॉइंट आ रहा था समुद्र से दूरी के बाद, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या आ रहा था, महासागरीय धाराएं। तो महासागरीय जो धाराएं मैंने आपको बताया था ये दो प्रकार की होती है, गर्म और ठंडी। या तो गर्म होगी या क्या होगी, ठंडी। अगर वायु की दिशा समुद्र से सतल की ओर है तो क्या हो जाएगी, ठंडी। समुद्र से क्या है, तट की ओर है। और अगर विपरीत है, सतल से कहां जा रही है, समुद्र की ओर, तो क्या होगी, गर्म, क्योंकि सतल भाग से टकराएगी वो सतल, उस समय क्या होता है, गर्म होता है। तो जल धाराएं भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, और कुछ जल धाराएं ऐसी होती है जो समुद्रों से बहुत अधिक नमी ले लेती हैं, तो वो ठंडी जल धाराएं होती है, और गर्म जल धारा। उसके बाद में अंतिम हमारे पास आता है उच्चावच। उच्चावच का मतलब होता है भूमि का ऊंचा या नीचा होना। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के ऊंचे और निचले भाग के मिले जुले रूप को हम क्या कहते हैं, उच्चावच कहते हैं। अब ऊंचा भाग कौन सा हो गया, पर्वत, वो तो क्या मिलेगा, ठंडा। और नीचा भाग कौन सा हो गया, पृथ्वी का सतल भाग, पृथ्वी की सतह। तो जितनी ज़्यादा ऊंचाई होगी तो वर्षा लाने वाली वायु का रास्ता रोकने में क्या हो जाएगा, सक्षम। जितनी भी ज़्यादा, जैसे हवा जब चलती है, अगर उसके मार्ग में कोई अवरोध ना आए तो हवा बहती रहेगी। इसी प्रकार नमी वाली जो जलवायु होती है, अगर उसके रास्ते के अंदर क्या आ जाए, भी यहाँ से हवा बह रही है और उसके रास्ते में क्या आ गया, ये पर्वत आ गया, इससे टकराएगी वो और धीरे धीरे यूं बढ़ना शुरू हो जाएगी। और ऐसे जब बढ़ेगी तो उसकी जो संघनता है, तापमान कम होने की वजह से जो उसके अंदर वाष्प है वो किसका रूप ले लेंगे, बूंदों का। किसका रूप ले लेंगे, ठंड की वजह से बूंदों का, और वो यहां पहुंचते ही बारिश करना शुरू कर देगी। हवा इधर से आ रही थी, अब ये जो क्षेत्र है यहां पर बारिश नहीं होगी, यहां पर बारिश वर्षा नहीं होगी, और यहां पर वर्षा हो रही है। तो जहां वर्षा हो रही है उसके विपरीत में जहां वर्षा नहीं हो रही है उसको क्या बोलते हैं, पवना विमुख ढाल। इसको क्या बोलते हैं, पवना, रिपीट कर देता हूं, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, पवना विमुख ढाल। पवना विमुख ढाल, ये क्या रहेंगे, सूखे, क्योंकि यहां बारिश नहीं होगी। बारिश तो कहां हो रही है, यहां हो रही है। और इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, वर्षा क्षेत्र। क्योंकि हाँ, उल्टा कर दो आप, अगर हवा इस साइड से आ रही है तो ये उल्टा हो जाएगा, ये तो कौन सा बन जाएगा, वर्षा क्षेत्र, और ये कौन सा बन जाएगा, सूखा क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र। ये कुछ तत्व थे जो जलवायु को क्या करते हैं, नियंत्रित करने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं जो भारत की जलवायु है, इसकी जलवायु है, भारत की जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कारक तो सेम यही है, सारे के सारे 6 अक्षांश। अभी मैंने बात की थी कि करकवर्त जो है वो भारत का जो मध्य भाग से होकर के गुजरता है, और इसके पश्चिम में कच्छ का रण से लेकर के पूर्व में मिजोरम से होकर के गुजरती है। जो ये वृत्त है, अगर हम मान लो ये भारत का, मैं छोटा सा मैप बना देता हूं यहाँ, हल्का सा, ऐसे।
तो यहाँ से होके ऐसे गुजरती है कर्क रेखा, जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल से होती हुई मिजोरम तक चली जाती है। तो देश का आधा भाग तो अभी मैंने बताया था कर्कवृत्त के दक्षिण में है, वो तो कौन सा हो जाएगा फिर आपके लिए, और दूसरा भाग कौन सा है, उत्तर में है। तो जो ज़्यादा नज़दीक होगा वहाँ उष्ण हो जाएगा, और जो उत्तर में ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे तो वहाँ शीत और उष्ण, क्योंकि हिमालय पर्वत ठंडा होता है। तो भारत की जलवायु दोनों प्रकार की है, उष्ण कटिबंधीय भी है और उपोष्ण कटिबंधीय, दोनों विशेषताएं हैं भारतीय जलवायु में। उसके बाद में सेकंड बात आती है ऊंचाई। अब उत्तर में जाओगे तो सबसे ज़्यादा हिमालय पर्वत ऊंचा है, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी, 6000 मीटर तक है, जिसमें 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, और कुछ ऐसे पर्वत है जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर है। तो अगर औसत निकालते हैं तो कितनी आती है, 6000 मीटर। जबकि तटीय क्षेत्र में जाओगे तो कितनी मीटर है, 30 मीटर है, थोड़ी देर पहले भी मैं बता रहा था आपको। तो मध्य एशिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं उनको कौन रोक देता है, हिमालय रोक देता है, क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, वो इन पवनों को आने से क्या कर देता है, रोक देता है, और वो भारत के अंदर नहीं पहुंचती। इस कारण मध्य एशिया की तुलना में भारत क्या रहता है, गर्म रहता है। दूसरा मैंने आपको अभी बताया था कि वायु दाब और पवनें जो होती हैं, तो ये जो वायुमंडल में चलती है, वायु दाब अगर कम है तो मौसम गर्म है, वायु दाब थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा है तो मौसम ठंडा है। धरातलीय पवनें अभी आपको बताई थी, अगर वो सतल से जल की तरफ जा रही है तो गर्म है, और जल से किसकी तरफ आ रही है, सतल की ओर, तो क्या है, ठंडी है। इसी प्रकार वायु का जो परिसंचरण तंत्र है, कहाँ से लेकर के कहाँ पर आती है जलवायु, किन क्षेत्रों से होकर के आ रही है। और तीसरा है इसमें पश्चिमी चक्रवात, जो हमारी सर्दियों में बारिश होती है, पश्चिम का जो क्षेत्र होता है भारत का, राजस्थान है, गुजरात है, वहाँ पर कम वायु दाब का क्षेत्र कन्वर्ट हो जाता है, और जहाँ भी कम वायु दाब का क्षेत्र बनता है उसे क्या बोलते हैं, विक्षोभ बोलते हैं। कम वायु दाब का जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोला जाता है, विक्षोभ बोला जाता है। तो ये बता रहा आपको, ये देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि व्यापारिक पवनें भी होती हैं। इनको व्यापारिक पवनें क्यों कहते हैं, क्योंकि जब यूरोप के जहाज भारत में व्यापार करने के लिए आते थे मध्य एशिया के साथ, तो उन जहाज़ों के ऊपर क्या लगा होता था, जैसे कि हमने ये जहाज बना लिया, यहाँ उसके एक डंडा लगा होता था और उसके यहाँ पर क्या लगा होता था, एक पाल। और ये व्यापारिक जो पवनें हैं ये कहाँ चलती थी, उत्तर पूर्व से चल के आती थी। तो ये क्षेत्र कौन सा था, उत्तर पूर्व था, उत्तर पश्चिम था, सॉरी। यहाँ से जब चल के आती थी ये इसे किसकी तरफ धकेल देती थी, पूर्व की तरफ, इस पाल से टकराती थी और ये जहाज आगे सरकना शुरू हो जाता था। इससे व्यापारियों को बहुत मदद मिलती थी, इस कारण इसको क्या बोला जाता था, व्यापारिक पवनें। ये पवनें कहाँ चलती हैं, उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं। कहाँ पर चलती है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर चलती है। दूसरी बात आती थी, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये आ जाता है, कोरियोलिस बल। कोरियालिस बल, ये जो पृथ्वी घूर्णन करती है, पृथ्वी घूर्णन करती है, घूर्णन का मतलब अपने अक्ष के ऊपर घूमती है, उससे जो आभासी बल मिलता है उसको क्या बोला जाता है, कोरियालिस। उसको क्या बोला जाता है, कोरियोलिस। अब ये बता रहा है आपको, ये देखिए कि जो निम्न दाब का केंद्र है वो विषुवतीय क्षेत्रों में बनता है, क्योंकि वहां गर्मी सबसे ज्यादा होती है। पृथ्वी के ऊपर भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र है उस पर सारा साल सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, बिल्कुल सीधी पड़ती है। तो इसलिए यहां पर पवनों में नमी की मात्रा क्या मिलेगी, कम, क्योंकि ये सतलीय भागों से उत्पन्न होती है और वहां पर बहती है, इसलिए इन पवनों द्वारा वर्षा क्या होगी, कम होगी। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो भारत की जो स्थिति है, जो प्रायद्वीपीय जो भारत है उसके तीन और क्या है, जल है, उसके तीन और क्या है, जल है। और जब उन जलों से हवाएं गुजर के आती हैं तो वो अपने साथ नमी ले आती है। तो बंगाल की खाड़ी से मानसून की पवनें चलती है और अरब सागर से मानसून की जो पवनें चलती है, बंगाल की खाड़ी की जो पवनें है वो हिमालय पर्वत से टकरा करके पूर्वी ओर से भारत में प्रवेश कर जाती है। और जो केरल के तट से जो मानसून होती है वो केरल के तट के साथ साथ बहती हुई और गुजरात का जो कच्छ और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है उससे होती हुई पश्चिम से भारत में क्या कर जाती है, प्रवेश। और उत्तर प्रदेश और बिहार में जाकर के ये दोनों जलधाराएं क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है।
ये देखिए, मैं एक चित्र बना देता हूं आपके लिए यहाँ। ये तो है बंगाल की खाड़ी, और ये क्या था, अरब सागर। यहाँ से जो पवनें चलेंगी वो ऐसे चलेंगी और आगे जाके हिमालय पर्वत से टकराएंगी और पश्चिम से कहाँ आ जाएगी, भारत में आ जाएगी। और ये कहाँ से, पूर्व से टकरा करके कहाँ आ जाएगी, भारत में। जब ये दोनों यहाँ टकराएंगी तो क्या होगा, बारिश यहाँ पर क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए कई बार क्या होता है, उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर बाढ़ आ जाती है। ये बता रहा है आपको, ये देखिए कि भारत की जो वायुदाब और पवन का तंत्र क्या है, अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब का क्षेत्र होता है। क्यों? क्योंकि ठंड होती है। इस क्षेत्र की ठंडी जो शुष्क हवाएं हैं वो दक्षिण में निम्न वायुदाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती है। और ग्रीष्म ऋतु के अंदर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उत्तर पूर्व के भारत के ऊपर क्या बन जाएगा, निम्न वायुदाब का क्षेत्र। सर्दियों में तो निम्न वायुदाब का क्षेत्र कहाँ होता है, पर्वतों पे। और गर्मियों में कहाँ हो जाता है, उल्टा आकर के सथल भाग में। तो फिर पवनें जो होंगी वो किससे किस ओर बहना शुरू हो जाएगी, जल से सथल की ओर। कहाँ बहना शुरू हो जाएगी, जल से सथल की ओर, गर्मियों में। और जल से बहेगी तो इनमें क्या होंगे, जलवाष्प होंगे। और जब ये सतल भाग में जाएगी तो पर्वतों से टकरा के क्या कर देगी, वर्षा कर देगी। सर्दियों में उल्टा हो जाएगा, जल के ऊपर तो क्या हो जाएगा, वायुदाब कम, और सतल भाग में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पवनें अपनी दिशाएं क्या कर लेगी, बदल लेगी। अब वो कहाँ से कहाँ बहना शुरू कर देगी, सतल से लेकर के जल की ओर। तो सर्दियों के अंदर बारिश क्या होती है, कम होती है। क्यों? क्योंकि सतल क्षेत्र के अंदर उन्हें नमी नहीं मिल पाती। तो ये सबसे बड़ा कारण है भारत का। ये देखो, अभी मैंने आपको बताया था जो मानसून पवनें भारत में आती है, दक्षिण पश्चिम के मानसून के नाम से जाना जाता है। जो साउथ से चलता है और पश्चिमी हिस्से से किस में आ जाता है, भारत में। और एक दूसरी शाखा हमारी कौन सी है, पूर्वी शाखा। उसके बाद है जेट वायु धारा। है जेट वायु धारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जेट जो विमान है वो बहुत तेज गति से चलते हैं। तो ये हवाएं भी क्या करती है, बहुत तेज गति से चलती है। देखिए, कई बार ये प्रश्न आ जाता है जेट वायु धारा से आप क्या समझते हैं। तो हम कहेंगे कि एक संकरी पट्टी है जो अक्षोभ मंडल के अंदर अत्यधिक ऊंचाई वाले पश्चिमी हवाएं होती है। कौन सी हवाएं होती हैं, पश्चिमी हवाएं बहुत तेज चलती है। पूर्वी जो हवा होती है उसमें नमी की मात्रा ज़्यादा होती है और उसकी गति क्या होती है, कम। पश्चिमी जो हवाएं होती है उसमें नमी की मात्रा कम होती है और हवा की गति क्या होती है, तेज। और इनकी गति क्या होती है, गर्मी में तो 110 और सर्दियों में 184 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहती है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, जेट वायु धारा। और जेट वायु धारा अगर ठंडी है तो मौसम को ठंडा कर देगी। ये देखिए, ये बता रहा है हिमालय के क्षेत्र में बहती है, एक तो ये उत्तर में चली जाती है। एक पूर्वी जेट धारा है, ये कौन सी है, उपोष्ण कटिबंधीय है पूर्वी जेट वायु धारा। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है भारतीय मानसून। इसके बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।